हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमर सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने बात किया था कि 16 अप्रैल से हम आपके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम 12th का ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था मैं स्टार्ट करूँगा वो है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में सबसे पहले हम उसकी मीनिंग को समझेंगे। व्हाट इज़ कोरिलेशन? आपको इस वर्ड को ऐसे पढ़ना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बुक में 59 नंबर पेज पर जहाँ पर ये कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके सामने ही है। अगर आपने बुक अरेंज कर लिए हैं तो इट्स वेरी गुड, और नहीं अरेंज किए हुए हैं तो मैंने आपको PDF का लिंक भेजा था, वहाँ से आप ले सकते हैं। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन इज़, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, वी नो दैट इन मैनी सिचुएशंस साइमल्टेनियस चेंजेस आर सीन इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में एक साथ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। द साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स आर मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि टू वेरिएबल्स में एक साथ चेंजेस होते हैं। अब एक साथ चेंजेस कैसे होते हैं तो उसे हम समझते हैं। वो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है हाइट एंड वेट का। सपोज़ करो कि आप किसी प्ले ग्रुप में जा रहे हो, प्ले ग्रुप के स्कूल में जा रहे हो। वहाँ स्टूडेंट होते हैं, उनका हाइट कैसा होता है और उनका वेट कितना होगा और उनका एज कैसा होगा। तो वहाँ पर जो प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हार्डली 2 to 3 ईयर्स के होते हैं, जो उनका हाइट एंड वेट अकॉर्डिंगली होता है। बट अगर यही हम थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाएँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाएं, तो जैसे हम स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे हम देखेंगे कि बच्चे का हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ उसका वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर यही हम 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का देखेंगे तो उनकी हाइट और इंक्रीज़ हो जाएगी और वेट और इंक्रीज़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हाइट और वेट एक दूसरे के साथ इन दोनों का कोरिलेशन है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं और इन दोनों वेरिएबल्स का कोरिलेशन है एक दूसरे के साथ। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं रेनफॉल एंड यील्ड। यील्ड मीन्स प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और बारिश अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज़ डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होगी, एंड अगर डिमांड डिक्रीज़ हो गई तो प्राइस डिक्रीज़ होगी। देखिए, दोनों में सेम टाइप का चेंजेस आ रहा है। अगर डिमांड इंक्रीज़ प्राइस इंक्रीज़, डिमांड डिक्रीज़ प्राइस डिक्रीज़। तो इन टाइप्स के जो कोरिलेशन होते हैं इसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल इंक्रीज़ प्रॉफिट इंक्रीज़। किसी भी बिज़नेस में, कंपनी में अगर सेल इंक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एंड सेल डिक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए, दोनों सेम साइड मूव कर रहे हैं। अगर सेल इंक्रीज़ देन प्रॉफिट भी इंक्रीज़, डिमांड इंक्रीज़ प्राइस इंक्रीज़। तो ये जो मैंने आपको चारों एक्सप्लेन किए ये हैं पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स। अब एक और कोरिलेशन देखते हैं जिसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। एक्सपेंसेस एंड सेविंग, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, और वो कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कैसे होगा? सपोज़ करो कि किसी की इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। अब 50,000 पर मंथ में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके 10,000 एक्सपेंडिचर्स हैं। अब 50 में से 10 एक्सपेंस होगा तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 40,000। अब सपोज़ करो कि किसी मंथ में उसके एक्सपेंसेस हो गए 20,000, तो 50 में से 20,000 एक्सपेंडिचर्स हैं सॉरी, तो 30,000 सेविंग्स होंगी। और अगर एक्सपेंसेस 30 हो गए तो सेविंग 20 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सपेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है सेविंग डिक्रीज़ होती जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, सेविंग डिक्रीज़ हो गई, तो इसे नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मीन्स एक्सपेंस एंड सेविंग
इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, ये था पॉजिटिव कोरिलेशन। सो कोरिलेशन में हम आगे समझते हैं कि मेथड कितने हैं इनके और उन मेथड को सॉल्व करने की फॉर्मूलाज कितनी हैं। ये जो लेक्चर है ये पूरा मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। सो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर उन्हें नहीं पता कि लेक्चर स्टार्ट हो गए तो उन्हें प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं मेथड्स पर। सो मेथड देखते हैं। तो 3 टाइप के सम्स हैं, आपको इसमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम मेथड, जो हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इस मेथड को कार्ल पियर्सन मेथड या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, इस मेथड के सम्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। सो टोटल ये 3 मेथड्स हैं, इन 3 मेथड से सम सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड क्वेश्चन में पूछा हो आपको वही करना है। अब आगे आ जाते हैं कि कार्ल पियर्सन्स जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है उसमें कितनी फार्मूला यूज़ होंगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग सम्स करने के लिए ये 3 फार्मूला यूज़ होंगी। अगर आपको ये फार्मूला क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है तो आपके YouTube में एक सेटिंग होता है जिसमें आपको अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ करना होता है। अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा देंगे तो ये जो भी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल प्योरली क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे से दिखाई देंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि वीडियो क्वालिटी कैसे चेंज की जाती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो लॉन्ग सम्स हैं उसमें ये मेनली 3 फार्मूलाज यूज़ होती हैं। अब ये तीनों फार्मूलाज कैसे यूज़ होंगी, कब यूज़ करनी है, तो हम अब वो समझते हैं। सो फर्स्ट फार्मूला हमें यूज़ करनी है कि व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। आपको x और y 2 वेरिएबल दिए हुए होंगे। सबसे पहला हमें x बार और y बार निकालना होता है। अगर x बार एंड y बार इंटीजर्स होंगे तो हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीजर्स की मीनिंग क्या होती है कि जैसे परफेक्ट नंबर है, जैसे 6 है, 7 है, 18 है, 25 है, ये सारे परफेक्ट इंटीजर्स हैं। अगर ऐसे इंटीजर्स हैं तो हमें फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी और वो होगी r इज़ इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको तभी यूज़ करनी है जब x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर्स हैं। नाउ ये r क्या है, तो ये जब भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका एक PDF है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो जब भी हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे तो उसे स्मॉल r लिखते हैं। सो ये हुआ व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। नाउ सेकंड इज व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स। तो x बार एंड y बार इंटीजर्स नहीं हो तो हमारे पास 2 फार्मूला हैं। तो फिर से याद रखना फ्रेंड्स कि अगर x बार एंड y बार इंटीजर्स हैं तो एक ही फार्मूला हमारे पास है, बट x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर्स नहीं हैं तो हमारे पास 2 फार्मूला हैं। अब इंटीजर्स का नहीं होना मीन्स आपका जो x बार निकलेगा वो ऐसा निकलेगा 6.5, 7.2, 18.25 मीन्स कुछ ना कुछ पॉइंट में आपको नंबर दिया हुआ होगा, डेसिमल दिया हुआ होगा। तो अगर आपका x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर नहीं निकल रहा है तो हम सेकंड या थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड फार्मूला है xy फार्मूला एंड थर्ड जो फार्मूला है वो है uv फार्मूला। अब हमें ये देखना है कि सेकंड कब यूज़ करें और थर्ड कब यूज़ करें। फर्स्ट का तो कंफर्म हो गया कि अगर x बार और y बार इंटीजर्स हैं तो हमें यही फार्मूला यूज़ करनी है। x बार एंड y बार इंटीजर्स नहीं हैं तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। नाउ इन दोनों में से कौन सी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स and the values of x and y are easily countable। easily countable का मतलब क्या होता है
कि ऐसे x और y के नंबर्स होंगे जिसका आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो। सपोज़ करो 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 25 है तो इसका स्क्वायर होगा 625। तो ऐसे इजी नंबर्स जिनका आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो वो अप टू 30 हो सकते हैं। अप टू 30 आपका इजीली स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर अप टू 30 दिए हुए हैं तो आपको सेकंड फार्मूला यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि अप टू 30 हो, आप 40-50 में भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें नंबर्स आपके बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अप टू 30 हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x एंड y फार्मूला। नाउ थर्ड फार्मूला कब यूज़ करनी है कि व्हेन x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर टू बिग और टू स्मॉल। नाउ टू बिग और टू स्मॉल का मतलब क्या होगा कि जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो टू बिग होंगी। टू बिग का मतलब होता है कि आपको वैल्यूज़ ऐसी दी होंगे जैसे 167। अब आप 167 का स्क्वायर कैसे करोगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ये हो गया टू बिग। दूसरा आपको दिया होगा टू स्मॉल नंबर। टू स्मॉल नंबर में होंगे 0.65, ये टू स्मॉल नंबर हैं। तो जब भी टू बिग या टू स्मॉल नंबर्स होंगे जिसका हम इजीली स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, वर्बल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर से तो आप कर लोगे लेकिन इजीली वर्बल स्क्वायर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर से एक बार फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर x बार एंड y बार परफेक्ट इंटीजर्स हैं तो सिंगल फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला यही यूज़ करनी है और कुछ देखना ही नहीं है। x bar and y bar are not perfect integers, so when x bar and y bar are not integers and the values of x and y are easily countable, means इनका easily स्क्वायर हो सकता है तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, और इजीली स्क्वायर नहीं हो सकता है तो हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये 3 फार्मूलाज हैं जो हमें यूज़ करनी है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि सम कैसे करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम बताऊंगा, सम कैसे करना है। अब अगर फ्रेंड्स इसमें यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल कर पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व करूँगा। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा कि आपको जो भी वीडियोस मेरे देखने हैं तो सीक्वेंस में देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर रह जाए और आप पीछे वाला वीडियो पहले देख लो तो आपको कम समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे में पहले आप ये फर्स्ट वीडियो देखोगे फिर सेकंड वीडियो देखोगे। तो ये फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।